थाईलैंड के फेचाबुरी प्रांत स्थित डन थाई थोंग आर्कियोलॉजिकल साइट से लगभग 2000 वर्ष पुरानी 2 स्वर्ण अंगूठियां की खोज उन धारणाओं को भी चुनौती देता है जो भारत को केवल एक आधुनिक नेशन स्टेट के रूप में देखने का प्रयास करती है और उसके हजारों वर्षों पुराने सभ्यतागत विस्तार को नकारती है। ऐसे समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर है, थाईलैंड की ये खोज और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज भारतीयता का शंखनाद में बात करेंगे कैसे भारत का थाईलैंड के साथ केवल व्यापारिक नहीं और सांस्कृतिक संबंध था। इतिहास कभी कभी ऐसा साध्य प्रस्तुत करता है जो कि वर्षों से चल रही वैचारिक बहसों का उत्तर एक ही झटके में दे देते हैं। थाईलैंड के फेचाबुरी प्रांत स्थित डन थाई थोंग आर्कियोलॉजिकल साइट से लगभग 2000 वर्ष पुरानी 2 स्वर्ण अंगूठियां की खोज ऐसा ही एक ऐतिहासिक क्षण है। इसमें से एक अंगूठी पर ब्राह्मी लिपि की एनग्रेव्ड शब्द उसारखितस अर्थात उस्य द्वारा संरक्षित सिर्फ एक नाम या धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं था। यह उस विराट भारतीय सभ्यता की अमिट छाप है जिसने अपने ज्ञान, व्यापार, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों के बल पर हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व एशिया तक अपनी पहचान बनाई। ये खोज उन धारणाओं को भी चुनौती देता है जो भारत को केवल एक आधुनिक नेशन स्टेट के रूप में देखने का प्रयास करती है और उसके हजारों वर्षों पुराने सभ्यतागत विस्तार को नकारती है। आर्कियोलॉजिस्ट के प्रारंभिक अध्ययन के अनुसार ये अंगूठियां मानव अस्थियों के साथ मिली हैं और संभावना व्यक्त की जा रही है कि उनका संबंध किसी भारतीय वैश्य व्यापारी से रहा होगा। यदि आगे के अध्ययन इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं तो यह स्पष्ट संकेत होगा कि पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी में ही भारतीय व्यापारी दक्षिण पूर्व एशिया के मैरीटाइम ट्रेड नेटवर्क का अभिन्न हिस्सा बन चुके। ये वो दौर था जब नए आधुनिक नैसर्गिक तकनीक थी और ना किसी उपनिवेशिक शक्ति का समुद्री वर्चस्व। फिर भी भारतीय व्यापारी मानसूनी हवाएं का उपयोग करते हुए बंगाल की खाड़ी पार कर व्यापार, विचार और विश्वास तीनों का आदान प्रदान कर रहे थे। इस खोज का सबसे बड़े महत्वपूर्ण पक्ष ब्राह्मी लिपि का मिलना। ब्राह्मी केवल एक लिपि नहीं है बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा की आधारशिला है। अंगूठी पर पुष्य नक्षत्र का उल्लेख भारतीय ज्योतिषीय परंपरा की ओर संकेत देता है। इसका अर्थ यह है कि भारतीय व्यापारी केवल मसाले, वस्त्र, हाथी दांत या बहुमूल्य धातुएं लेकर नहीं जाते थे बल्कि वे अपनी भाषा, धार्मिक प्रतीक, सांस्कृतिक मान्यताएं और जीवन दर्शन भी अपने साथ ले जाते हैं। यही कारण है कि आज भी दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक देशों में संस्कृत मूल्य के शब्द, भारतीय महाकाव्यों की कथाएं, हिंदू बौद्ध परंपराएं और भारतीय स्थापत्य शैली के असंख्य प्रमाण देखने को मिलती है। यह खोज प्राचीन भारतीय साहित्य में वर्णित सुवर्ण भूमि की अवधारणा को भी नया पुरातात्विक आधार प्रदान करती है। रामायण, जातक कथाओं और अनेक बौद्ध ग्रंथों में जिस सुवर्ण भूमि का उल्लेख मिलता है यह केवल सोने की भूमि का रूपक नहीं था बल्कि भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच विकसित उस समृद्ध संसार का प्रतीक था जिसने दोनों क्षेत्रों को आर्थिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से जोड़ दिया। थाईलैंड की धरती से निकली यह स्वर्ण अंगूठी मानो उसी प्राचीन समुद्री सभ्यता की मुख्य साखी बनकर
सामने आई है। भारत के समुद्रिक इतिहास की चर्चा प्रायः राजेंद्र चोल के शक्तिशाली नौसैनिक अभियानों से शुरू हो जाती है। निसंदेह चोल साम्राज्य ने भारतीय समुद्री शक्ति को अभूतपूर्व ऊंचाई प्रदान की, लेकिन थाईलैंड की यह खोज स्पष्ट करती है कि भारत का व्यापार और सांस्कृतिक प्रभाव उससे कई शताब्दियों से पहले दक्षिण पूर्व एशिया तक स्थापित हो चुका था। चोलों ने जिस समुद्री नेटवर्क को राजनीतिक शक्ति प्रदान की, उसकी नींव भारतीय व्यापारियों, बौद्धिकों, विद्वानों और समुद्री यात्रियों ने बहुत पहले रख दी थी। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सैन्य विजय नहीं बल्कि उसकी कल्चरल एक्सेप्टेबिलिटी था, जिसने बिना किसी इंपेरियलिस्ट एक्सपांशन के दूर दूर तक सम्मान अर्जित किया। यही कारण है कि यह खोज केवल अतीत की कहानी नहीं सुनाती बल्कि वर्तमान भारत की विदेश नीति को भी ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करती है। ऐसे समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की यात्रा पर है, थाईलैंड की ये खोज और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। भारत और इंडोनेशिया के संबंध केवल आज की व्यापार, रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा या इंडो पैसिफिक रणनीति पर आधार नहीं है। उनकी जड़ें उस साझा सभ्यतागत विरासत में है जो 2000 वर्षों से भी अधिक पुरानी है। इंडोनेशिया में आज भी रामायण और महाभारत केवल ग्रंथ नहीं बल्कि सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। विश्व प्रसिद्ध प्रवानन मंदिर, बाली की जीवंत हिंदू परंपरा, संस्कृत से प्रभावित भाषा और राष्ट्रीय प्रतीकों में अंकित भारतीय सांस्कृतिक प्रभाव इस बात का प्रमाण है कि भारत का संबंध दक्षिण पूर्व एशिया से किसी राजनीतिक विस्तार का परिणाम नहीं बल्कि कल्चरल अफिनिटी का स्वाभाविक विस्तार था। प्रधानमंत्री मोदी की एक्ट ईस्ट या लुक ईस्ट पॉलिसी और महासागर की परिकल्पना वस्तुतः इसी ऐतिहासिक विरासत का आधुनिक पुनर्पाठ है। आज भारत इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और अन्य आसियान देशों के साथ रक्षा, कनेक्टिविटी, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और व्यापार के नए अध्याय लिख रहा है। किंतु इन आधुनिक साझेदारियों की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि इनके पीछे हजारों वर्षों का विश्वास, सांस्कृतिक संपर्क और साझा ऐतिहासिक स्मृति मौजूद है। कूटनीतिक तब सबसे प्रभावी होते हैं जब वो केवल हितों पर नहीं बल्कि इतिहास और सभ्यता की साझी चेतना पर भी आधारित हो। दुनिया आज सब पावर की चर्चा करती है, जबकि भारत ने इसका प्रभाव 2000 वर्ष पहले स्थापित कर दिया था। भारतीय सभ्यता ने किसी देश को जीतकर नहीं बल्कि उसे जोड़कर अपना प्रभाव बनाया। व्यापार के साथ विश्वास, धर्म के साथ दर्शन, भाषा के साथ साहित्य और संस्कृति के साथ सह अस्तित्व का संदेश समुद्री मार्गों से दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा। थाईलैंड की ये स्वर्ण अंगूठी उसी शांत लेकिन विराट प्रभाव की साक्षी है। भारत के लिए ये खोज केवल पुरातत्व की उपलब्धि नहीं है बल्कि आत्मविश्वास का स्रोत भी है। यह याद दिलाता है कि भारत कभी दुनिया के किनारे खड़ा कोई अलग थलग भूभाग नहीं था। वह प्राचीन विश्व की आर्थिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक धुरी था। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे पुरातात्विक साक्ष्यों को केवल म्यूजियम की शोभा बनाकर ना छोड़ दिया जाए बल्कि उन्हें भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक विमर्श का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए। क्योंकि जब थाईलैंड की मिट्टी से निकली एक छोटी सी स्वर्ण अंगूठी 2000 वर्षों बाद भी भारत का सभ्यतागत यात्रा का प्रमाण बन सकती है, तब ये स्पष्ट है कि इतिहास को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। और यही वो विरासत है जिसे आज का भारत आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने पूर्ण स्थापित कर रहा है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।